प्रिय छात्रों, आप सबों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, हम लोग अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखने जा रहे हैं। तो इससे पिछले क्लास में हम इसके संबंध में आपको कुछ समझा करके भेजा है, उसको अगर देख लेते तब आगे समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? तो ये कहता है कि दो घटना ऐसा हो जो एक घटना पर दूसरा घटना डिपेंड करता हो। उदाहरण के लिए जैसे हम लोग कहे कि हमारे पास एक झोला है जिसमें झोला को कहे अंग्रेजी में बैग। अब इस बैग में कहा आपको 5 गो रेड और 4 गो ब्लैक बॉल्स। अब हमसे ये कहा कि इससे आप एकाएकी करके 2 बल्ब निकालिए। तो कहा लेकिन जो पहला बार गेंद निकालिएगा तो वो बाहरे रख लीजिए और तब आप दूसरा बार उससे एक गेंद और निकालिए। अब इस बात की क्या संभावना है जो वह जो पहला गेंद था वह रेड हो और दूसरा गेंद है वह ब्लैक हो? तो ये कॉम्प्लिकेटेड बात इसमें रहता है कि एक से दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो अब ये आराम से समझ में आए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक बात समझते हुए चलते हैं, तब ये आपको आराम से समझ में आएगा। ऐसा ऐसा अगर हमको कोई समस्या है तो उसका समाधान किस प्रकार से इसकी संभावना निकालनी है। तो यहाँ अभी जो हम पहले फार्मूला हमारा है तो इसको क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। कहता है कि घटना एक की प्रोबेबिलिटी जबकि घटना भी पहले घटित हो चुकी है। तो इसका डिफिनेशन फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे तो एन से ही काम चल जाता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन बी। तो इसमें अगर सिंपल स्पेस से आप डिवाइड कर देंगे एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, यहाँ बी एन बी बाय एन एस। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी। तो एन से भी काम चला सकते हैं, ये फार्मूला है, या तो ये भी लगा दीजिए तो हो गए। इसमें थोड़ा एन एस से डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। और अगर कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, कि घटना बी के घटित होने की संभाविता जबकि घटना ए पहले घटित हो चुकी है। तो अब ऐसे सवालों का सॉल्यूशन कैसे निकालें? तो फिर इसमें तो इसको कहा गया है फेवरेबल केस, जो दोनों का इंटरसेक्शन इस घटना का फेवरेबल केस है। हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहे हैं तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए या बी इंटरसेक्शन ए निकालिए, ये तो सेम आएगा। डिवाइडेड बाय पी ए, यहाँ पहले घटना ये घटित हुई है। तो इससे रिलेटेड एक आध गो सवाल सोल्व कर लीजिए, तब लैंग्वेज में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रैक्टिस थोड़ा करना जरूरी है। तो देखें, पहला जो हमको क्वेश्चन दे रहा है तो ये कहता है ये इवेलुएट, क्वेश्चन नंबर 1। तो इवेलुएट लिखिए या फाइंड करिए पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, या इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, घटना ए घटे या बी घटे। इफ, तो यहाँ दे रहा है कि 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू पी बी
दैट इज इक्वल टू, तो ये लिख दे रहा है 5/30। और क्या रिपोर्ट कर रहा है आपको, एंड यहाँ लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसका वैल्यू लिख दिया है 2/5। अब इसको जब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, तो पी ए यूनियन बी, तो फार्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ हम लोग पी ए पी बी ये सब तो निकल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इस फार्मूला से पहले निकाल लीजिए, तब इसको इसमें बैठा दीजिएगा। तो सोल्यूशन यही लिखे जे हेयर, तो हमको दे रहा है कि सिंस 2PA इज इक्वल टू, तो कितना, तो 5/13, तो दैट इम्प्लाई तो PA कितना हो गया, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/26। दूसरा PB तो दे ही दिया है, PB कितना दे दिया, तो ये रह गया 5/13। अब देखो भाई दूसरा दे रहा है अगेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये लिख दिया है 2/5। तो सिंस हम लोग जो फार्मूला पढ़े, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो घटना ए की प्रोबेबिलिटी जबकि घटना बी पहले घटित हो चुकी है, तो इसका क्या फार्मूला दिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब पहले घटना जो घटित हो जाए उससे डिवाइड कर देना है। तो पी ए ऑब्लिक बी का वैल्यू हमको दे दिया है 2/5, ये अता पता नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाई पी बी, तो ये कितना दे दिया है, तो 5/13। तो इसको रखेंगे तो यहाँ क्रॉस कर दो, तो दैट इम्प्लाई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो दैट इज इक्वल टू, तो हो गया 2/5 इंटू 5/13, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया 2/13। तो अब देखिए देयरफॉर, तो अब निकाल लें, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो पी ए कितना आया, तो 5/26। ऊपर फार्मूला लिख चुके हैं, बार बार लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। पी बी तो ये है 5/13 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ गया 2/13। अब एलसीएम लेंगे तो ये 26 आ रहा है, तो ये रह गया 5, ये तो 10 माइनस ये हो गया 4, तो 10 में से 4 गया 6, तो ये हो गया 5 + 6/26, तो 11/26 हो गया। दूसरा जो हमको क्वेश्चन दिया इसमें, ये क्या है, सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ पी ए इज इक्वल टू 6/11, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हियर पी ए इज इक्वल टू, तो ये दिया 6/11, पी बी तो ये कितना दे दिया, तो 5/11,
एंड ये लिख रहा है पी ए इंटरसेक्शन यूनियन दे रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। हमसे डिमांड कर दिया देन फाइंड तो पहला में कहा जो पी ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा में कहा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, और तीसरा पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन दिया है, तो ये सिंपल है। तो चूँकि हम लोग पढ़े सोल्यूशन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, तो ये लिखे पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दैट इम्प्लाइज तो पी ए यूनियन बी आपको दे दिया है 7/11, पी ए तो लिख दिया 6/11, पी बी तो 5/11 और पी ए इंटरसेक्शन बी तो पते नहीं है, ये निकालना है, यहाँ डिमांड है। तो ये हो गया 7/11, ये हो गया 11/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तब तो ये हो गया 7/11 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको इधर ले आए तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 7/11, 11 7 4 11, तो ये हो गया 4/11। अब ये इंटरसेक्शन पता है तो ये सब तो सिंपल हो गया। तो बी में कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना लाए तो 4/11 और पी बी तो दिया हुआ है 5/11, 11 कैंसिल कर लो 4/5। अब पी बी ऑब्लिक ए कहे तो बस सब फार्मूले दिए हैं, यूज करो तुरंत जवाब। तो ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ए। जो घटना पहले घटे उसी से डिवाइड करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया 4/11 और पी ए है 6/11, तो ये हो गया 4/6, तो ये आ गया 2/3 हो गया। तो ये तो दिए, जब डिजिटल वैल्यू दे दिया तब आप बनाए। मान लो हम एक बुझावल देने जा रहे हैं, पहले इसी को बना लो तब दूसरा बात समझाते हैं। अब मेन समझने वाला सवाल अब है जो हम समझाने जा रहे हैं, ये समझ गए तब आप आराम से हर एक बात समझ पाइएगा। देखो हमसे कहा, हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिख देंगे, आप खाली समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 तो ये कहता है जो मदर फादर एंड सन, आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि मदर फादर एंड सन, MOTHER, मदर तब कहा फादर एंड सन, क्या है तो कहा लाइन अप एट रैंडम, लाइन अप एट रैंडम, काहे के लिए तो फॉर ए फैमिली पिक्चर, फॉर ए फैमिली पिक्चर,
ICTUR। अब कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। कब निकालें? तो इफ A and B are defined as A and B are defined DEFINE as follows। किस ढंग से आपका डिफिनेशन है? तो ये कहता है कि ए में सन ऑन वन इन, और बी में पूछ रहा है, कह देता है फादर इन मिडी, FATHER इन मिडी। पहले सवाल समझ लो तब। तो ये कहा ये कोई आदमी है, फैमिली है, जिसमें कौन कौन है? तो एगो है मदर, दूसरा कौन है? तो फादर, और तीसरा है सन। क्या कर रहा? तो कहा जो फोटो खिंचाना है, इसके लिए कहा एक सीध में खड़ा हो गया। तो अब देखिए, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपसे कहे हैं जो दो बात का ज्ञान हमको अति आवश्यक है। वह दो बात कौन सा है? तो पहले का नाम है सैंपल स्पेस और दूसरे का नाम है इवेंट, जिसको बार बार हम बोल रहे हैं घटना। तो अब देखिए कि जब यह तीन आदमी फोटो खिंचाने के लिए एक लाइन में, मतलब एक सीध में खड़ा हो, तो कितने तरीका से खड़ा हो सकता है? पहले इस पर विचार कर लो। मान लो कि शुरू में हम तैयार कर रहे हैं, या तो फर्स्ट प्लेस पर मदर होंगे, चाहे यहाँ फादर होंगे, चाहे यहाँ सन रहेगा पहला स्थान पर। अब यहाँ मान लो फर्स्ट प्लेस पर मदर बैठ चुकी है, तो अब ये जो बचा कौन? तो फादर एंड सन। तो दूसरे प्लेस पर में फादर हो सकते हैं या दूसरे प्लेस पर सन हो सकता है, ताकि माँ तो बैठ खड़ा है। अब देखिए इसमें क्या है? तो सबसे पहले फादर को आप रख दिए हैं, तो बचा कौन खड़ा होने के लिए? तो मदर एंड सन। तो या तो फादर के बगल में मदर आएंगे या फादर के बगल में एस आ जाएगा। अब यहाँ एस पहले से बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, तो एम और एफ बचा हुआ है, तो अब या तो बगल में एम आके खड़ा हो जाएगा या एस के बगल में एफ पिताजी आ जाएंगे। अब तीन गो तो आदमी है, जिसमें दो गो को तो आप पहले ही से लाइन में खड़ा कर चुके हैं। अब तीसरा यहाँ या तो सन आएगा, यहाँ भी सन है, यहाँ एस एम हो चुका है, तो एफ फादर यहाँ आ गए। यहाँ देखो एफ खाली है, यहाँ माँ के लिए जगह है, यहाँ भी माँ के लिए जगह है। तो देयरफॉर, तो यहाँ सैंपल स्पेस का क्या मतलब है? कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर जो संभव परिणाम है उसके सेट का नाम हम लोग कहते हैं ये सैंपल स्पेस है। तो जब सॉल्यूशन करोगे तो पहले लिखो ये लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल, SAMPL सैंपल स्पेस। देयरफॉर तो एस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस में ये 6 के अलावा सातवां कोई परिणाम संभव नहीं है, तो भर दो। तो ये लिखिए MF इसको लिख दिए, तब ये लिख रहे हैं FMS या FSM, ये वाला लिख लो तो SMF और SFM। तो ये तो हमारा हो गया सैंपल स्पेस। अब ये घटना है ए और बी, तो बी कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, BCONSIDER द
INLOWIN तो ये कैसा घटना है? तो सन ऑन वन इंड, तो सन ऑन वन इंड, तो इंड क्या हो गया? या तो प्रारंभ में हो या अंत में, कौन रहे? तो लड़का रहे। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है जिसके कॉर्नर पर? इंड मतलब हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं, या तो यहाँ भी तो अंत्य में है, यहाँ भी अंत्य में है, तो यहाँ से उतारते चले। तो सन यहाँ लास्ट में है, तो भी चलेगा। यहाँ मिडिल में है, नहीं चलेगा। यहाँ भी कॉर्नरे पर है, तो FMS। यहाँ इस कॉर्नर पर है, तो SMF। और यहाँ भी कॉर्नरे पर है, तो SFM। तो इंड पॉइंट हो, तो इंड मतलब प्रारंभ हो चाहे अंत हो। दूसरा क्या कहता है? फादर इन द मिडिल, तो B बराबर लिख दो, जो फादर FATHER इन द मिडिल, MIDDLE, तो पिताजी मिडिल में रहे। तो देख लो जी, इसमें फादर कहाँ कहाँ मिडिल में, सिंपल स्पेस से निकालना। तो देखो इसमें फादर मिडिल में है, इसमें फादर मिडिल में, बस दो ही जगह दिखाई दे रहा है, बीच में पिताजी है, और सब में बीच में इसमें माँ है, इसमें बीच में सन है। तो ये शर्त रखा है फादर इन द मिडिल, तो दो एलिमेंट आ रहा है MFS, और इसमें वो दिखाई दिया SFM। अब हमसे क्या डिमांड किया? तो देयरफॉर, तो ये कहा जो फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो ये पिताजी तो पहले ही से बीच में है, ये कहा ये आपको दिया हुआ है। अब इस बात की क्या संभावना है जो लड़का किसी एक इंड पॉइंट पर हो, सन ऑन वन इंड, तो इसी का प्रोबेबिलिटी निकालना है। जबकि यह घटना क्या घट गया? तो दिया हुआ है कि पिताजी जब हैं तो मिडिल में। तो अब इसको बनाने के लिए फार्मूला देखो क्या दिए। यहाँ लिखो कि हेयर NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस, तो 2 2 4 और 2 6, तो NS हो गया 6। NA, तो ए में कै गो एलिमेंट आ रहा है? तो 1 2 3 4, तो इसमें आ गया 4। NB, इसमें कै गो एलिमेंट है? तो 2। अब ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, इसके इंटरसेक्शन को कहा गया फेवरेबल केस। तो यहाँ देखते हैं कि फादर इसमें भी मिडिल में है, फादर इसमें भी मिडिल में है, मतलब इस दोनों एलिमेंट इसमें है ही, MFS और SMF दोनों है। तब तो ई इंटरसेक्शन में आ गया MFS और दूसरा SFM, दूगो है, दोनों का दोनों आ गया। तो देयरफॉर N ए इंटरसेक्शन B, तो ये हो गया 2। तो सिंस अब या तो नंबर से कम चलाओ, नहीं तो प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, तो ये हो गया N ए इंटरसेक्शन B बाय NB। तो इस संख्या से काम चलावा, नहीं तो NS से सब में डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल लेना। तो NA इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है? तो 2। NB में कै गो एलिमेंट है? तो ये भी है 2। तब तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1। दूसरा प्रोबेबिलिटी अगर निकालिए देते
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी बाई एन एस। तो ए इंटरसेक्शन बी में है 2 और सैम्पल स्पेस में है 6, तो 1/3। आप पी बी निकालते तो एन बी बाई एन एस। तो बी में भी देखे जो ही एलिमेंट है सिंपल स्पेस में 6 है, तो ये भी आ गया 1/3। तो देखो जो यहाँ अगर लिखते पी ए इंटरसेक्शन बाई पी बी, तो फिर दोनों एक समान था, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 कैंसिल होके आता 1। तो हमको इतना ही से काम चल जा रहा है, अभी प्रोबेबिलिटी का कोई ज़रूरत नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझाने लगेंगे तो उस समय मजबूरी है कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पुट करना है, नहीं तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, इसके बाद तब बंद कर देते हैं। ये हमसे कह रहा है कि ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। अब देखो ये क्या समस्या इसका है। आज हमारे पास 2 पासा है, जिसमें एक पासा ब्लैक है, दूसरा पासा रेड है। अब कहा कि इस दोनों पासा को एक साथ उछाल दिए। ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड। तो अब यहाँ तो 3 को बताएंगे, चौथा देखो। तो कहा मान लो जी लेट एस बी सैम्पल एस ए एम पी एल एस पीस, तो देयर 4s बराबर। तो हमसे क्या कहा, तो हमारे पास 2 पासा है, एगो ब्लैक है दूसरा रेड है। तो ब्लैक है तो इसमें लिख दो B1 B2 B3 B4 B5 और B6। अरे पासा पर तो 1 2 3 4 5 6 लिखल रहता है। तो हम B1 B2 इसलिए यूज कर रहे हैं, यह जो डाई है यह कहा कलर में ब्लैक है, दूसरा डाई कहा जिसका कलर रेड है, तो R1 R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 एंड R6। ऐसा अगर नहीं करते हैं तब परेशान कर देगा। तो देयर 4ns नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस हो गया 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 26 36। अब देखो वी कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट, इस पर भी 2 सवाल दिया है। तो VCONSIDE द फॉलोइंग FOLLOWIN इवेंट। तो क्या घटना है तो देखो। तो पहला लिखो ए। तो ई कहता है जो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। तो गेटिंग GETTIN गेटिंग ए सम। ग्रेटर देन 9 GREATER ग्रेटर देन 9। तो कहा कि ऊपर आए या सम ऑफ द नंबर सोन इज ग्रेटर देन 9। तो ऊपर आए अंकों का जोड़ 9 से बड़ा। तो अब देखें कि 9 से बड़ा होने के लिए 1 से लेके 6 तक जोड़ते हैं तो 7 फुटता है, इसको 9 से बड़ा चाहिए। 2 से 6 तक में 8 होगा, 3 से 6 तक में 9 आ रहा है, इससे बड़ा कहाँ से आएगा? कि यहाँ तक तो संभव नहीं है। अब यहाँ से देखो
ये B4 तो 4 है, तो 5 लेंगे तो ग्रेटर देन कहता है 9 आ रहा है, लेकिन R6 अगर रहेगा तो जोड़ 6 4 10 हो गया, जो कि 9 से बड़ा है। अब मान लो पहला पर B5 लेते हैं, तो ये R पर भी अगर 5 रहेगा तो 10 हो गया, जो 9 से बड़ा है। तो वो R6 भी बचा हुआ है, ये भी आ जाए तो B5 R6, तभी इसका सम जो है 9 से ज़्यादा आ रहा है। सम ऑफ द नंबर सोन इज ग्रेटर देन 9, के ऊपर आए अंकों का जोड़ हमेशा 9 से बड़ा है। अब पहला पर मान लो 6 है, B6, तो 6 4 10 आ जाएगा, तो रेड पर अगर 4 है तो 10 हो गया, जो 9 से बड़ा हो गया। तो अब रेड पर बढ़ते भी जाएंगे तो 9 से बड़े होते जाएगा, तो B6 R5, और यहाँ लिखते रहे B6 R6। तो अब देखें इस घटना ए में इतना एलिमेंट आ रहा है। दूसरा घटना बी क्या कहता है, given that the black die results in A5, तो BLAC के ब्लैक डाई रिजल्ट RESULTS, तो कहता है रिजल्ट इन A5, तो कहा कि ब्लैक वाला जो डाई है उस पर हमको 5 रहना चाहिए। तब तो ये ब्लैक वाला अगर सिर्फ 5 ब्लैक डाई रिजल्ट इन A5, अब और दूसरा है कि इस घटना के फेवर का बात नहीं है। तो 5 अगर लेते हैं हो तो B5 रेड पर तो कुछ भी चलेगा, तो B5 R1, B5 R2, B5 R3, B5 R4 और B5 R5 और B5 R6। तो इस घटना में 6 गो एलिमेंट आ रहा है। तो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी में देखो कितना आया, इसी को कहते हैं फेवरेबल केस। इस यहाँ से देख रहे हैं ये ऊपर आए अंकों का जोड़, इसमें 9 से बड़ा है, तो इसमें देखो न जैसा कौन कौन अंक है जिसका जोड़ 9 से बड़ा आ रहा है, तो 6 7 आ रहा है, 8 9 आ रहा है, यहाँ से आगे। तो B5 R5 और B5 R6, इसका जोड़ 9 से ज़्यादा है, तो इसमें होगा B5 R5 और B5 R6। तो अब देखो जो हमसे कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, दोनों में यही बतलाना है। इधर ही लिखते हैं, तो हियर NA नंबरे से कम चला देते हैं। तो ए में कई गो आया है, 1 2 3 4 5 6। NB इसमें कई गो आ गया है, तो 1 2 3 4 5 6, एक रो में 6। NA इंटरसेक्शन बी, तो इसमें है 2। अब प्रोबेबिलिटी का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अगर निकालोगे तो NS से डिवाइड कर लेना। तो चूँकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, इसका क्या फार्मूला दिए, NA इंटरसेक्शन बी बाय NB। तो इंटरसेक्शन में आ गया 2, बी में कै गो है तो NB लिखे हैं 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/3। दूसरे सवाल में क्या पूछ दिया है इसी में, ये फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो इसमें तो निकल गए तुम
एन से डिवाइड करके भी बना सकते हो प्रोबेबिलिटी निकाल कर। अब इसमें यहाँ से सवाल बदल दिया, ये सब सेम रहने दिया, तो गेटिंग ए सम, तो ये सम कैसा कहता है, एक। तो अब कहा ऊपर आए अंकों का जोड़ 8 आगे आए, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखो जो ऊपर आए अंकों का जोड़ 8 आए, तो 1 से 6 तक में 7 से 2 से 6 तक में 8 आ जाएगा, तो B2 R6, तो 8 हो गया। अब अगर B पर 3 है तो B3, तो R5 अगर होगा तो जोड़ के 8 हो जाएगा। B4 अगर लेते हैं तो R4 ले लो तो जोड़ने पर 8 पूर गया। B5 अगर आता है तो R पर में 4 R 3, 5 और 3 8 उलट देना। और अगर B6 है तो R2 रहेगा, तो B जोड़ 8, तो 6 तक तो है ही, 1 से पूरी नहीं रहा है 8। दूसरा घटना B क्या कहता है, द रेज द रिजल्ट इन ए नंबर लेस देन 4, रेज द रेज द, ये कहता है रिजल्ट इन ए नंबर RESULT इन ए नंबर एंड UMBER। दूसरा लिखता है लेस देन 4, लेस देन 4, तो ये क्या बात हो गया भाई, तो कहता है जो रेड डाई पर में जो परिणाम आए वह हमेशा 4 से कम हो, तो 4 से कम रेड डाई पर है 1, 2 और 3, ये सब आएगा तो 4 से कम नहीं है। लेकिन ब्लैक के लिए तो कोई कंडीशन दिया ही नहीं, ब्लैक पर तो कुछ भी चलेगा। तो अगर यहाँ देख रहे हैं ये B1 लेते हैं, तो R1 B1 R2 B1 R3, ये ब्लैक पर में तो 1 है, लेकिन इसमें रेड पर 1, 2, 3 4 से कम है, चलेगा। अब ब्लैक पर में 2 ले लो B2, तो फिर B2 R1 सब में R3 तक जाना है, B2 R2 और B2 R3। अब B3 ले लो तो B3 R1 B3 R2 और B3 यहाँ लिख दिए R3। अब ब्लैक पर 4 वाला अगर लेते हैं तो B4 R1 B4 R2 B4 R3, कि रेड डाई पर हमेशा लेस देन 4 रखना है। अब B5 तो यहाँ हो गया R1 B5 तो R2 B5 तो R3। अब B6 अगर लेंगे तो B6 R1 B6 R2 और B6 R6। बस इस घटना के फेवर में इतना ही बात संभव है। तो यहाँ देखिए ये हेयर Na बराबर, तो ए में कै गो एलिमेंट आया, तो 1 2 3 4 5, तो Na यहाँ हो गया 5। तो ये लिख दिए 5। NB, तो बी में कै गो है, तो यहाँ से 1 लेते हैं तो इससे प्रत्येक के लिए 3 गो मिल रहा है, तो 6 या 18 गो परिणाम आएगा, गिन सकते हो, इसको गिनोगे तो 18 गो आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो विच इज कॉमन टू बोथ, तो दोनों में कॉमन कौन है, तो अरे R6 वाला चल भी नहीं करेगा, ब्लैक रेड में कह रहा है जब हो तो ये 4 से कम हो, तो रेड में देखो ना 4 से कम किस में है, तो ये है रेड में 4 से कम इसमें है
देखो 2 है, इसमें 3 है, तो ये 2 गो आ गया ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 गो आ रहा है इसमें B5 और R3 और B6 R2। शेष में रेड पर में जो है वो 4 या 4 से बड़ा संख्या है, तो वो हमारा इंटरसेक्शन में तो आया नहीं, तो इंटरसेक्शन में आ गया 2। अब हमसे कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तब घटना ए की प्रोबेबिलिटी बतलाइए जबकि घटना बी पहले घटित हो चुकी है। तो अब इसका हम कहे कि एन से काम चला देते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी आ बाय, तो घटना पहले कौन घटा तो बी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया 2 और एन बी में कै गो है 18, तो 1/9, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/9 है। आशा है आप अवश्य समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा समझ गए तो सूचना जो समझ गए। कल ऐसे तो 1-2 और सवाल है समझाने के लिए, अब कल क्या मन होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। अब देखो जो भी कल समझाएंगे तो अलग से कुछ बात हम समझाने वाले नहीं है, उसका नाम रखा गया है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो भी है कंडीशनल। लेकिन हम लोग क्या है कि इवेंट 2 तरह का पढ़ते हैं, एगो कंडीशनल जिसको, और दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। तो वो इंडिपेंडेंट बाद में समझते हैं, पहले अभी फार्मूला दिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो एकरे लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इधर क्रॉस हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी। तो इसका कहा कि ये दोनों घटना साथ साथ घटित हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी। तो ये कहा जो कैसे निकालेंगे, तो घटना बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, घटना पहले घट गया तब बचा ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जबकि बी घटना पहले घटित हो चुकी है। दूसरा फार्मूला पर है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो इसमें भी तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, लेकिन घटना ए पहले घटा है तो पी ए, तो दैट इम्प्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए है। तो कहा दोनों घटना साथ साथ घटित हो, तो इसमें घटना ए पहले घटित हुआ, तब कहा घटना बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जबकि घटना ए पहले घट चुकी है। तो हमको सवाल से ही पता चलता है क्योंकि दोनों पी ए इंटरसेक्शन बी का ही प्रोबेबिलिटी है, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं साइमल्टेनियस ऑकरेंस ऑफ ए एंड बी, ये दोनों घटना साथ साथ घटित हो। तो अगर ए पहले घटित होगा तो पी ए लिख लेना, तब बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी जब ए पहले घट चुकी है। पी ए इंटरसेक्शन बी में अगर घटना बी पहले घटित हुआ तो ई लिख लेंगे, और तब ए की प्रोबेबिलिटी जो बी पहले घट चुकी है। तो इसका नाम रखे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसी फार्मूला को उलट दिए हैं। अब इससे कैसे समझें जी क्या है और कैसे बनाया जाए, इसका सवाल कैसा होगा, तो इस पर कल चर्चा करेंगे। जो देखो इसका सवाल कैसा होता है, कैसे हम लोग निकाल लेते हैं, एकदम सिंपल बात होता है। ये सब बिना समझे वेद साहब का बात बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम अगर फार्मूला लिख भी देंगे तो आप रटिएगा, गणित को समझिएगा नहीं, जबकि गणित समझने का विषय है। इसलिए कल इस पर थोड़ा सा विचार करके 1-2 सवाल दिखाएंगे, तब देखिएगा जो वेद थ्योरम कैसे आप समझते हैं, एकदम सो सिंपल।